तो आज अपन सबसे पहले सीखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। यही अपना रनिंग पोर्शन भी था। अपन डायरेक्शन निकालना सीख चुके थे, तो अपन सीखने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में स्ट्रेट वायर की फील्ड कैसे निकालते हैं, है ना। फॉर्मूला आपको यूज करना है, मतलब मैं अभी के लेक्चर में पहले कुछ क्वेश्चंस ही करवाऊंगा कि इन केसेस में आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक दो क्वेश्चन अपन ने किए थे, ठीक। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो ये रहा। एक वायर है जो ऐसे बेंड हो गया यहाँ से 90 डिग्री, है ना। ये यहाँ से इन्फिनिटी से आया है और ये यहाँ भी इन्फिनिटी तक जा रहा है और इसमें करंट ऐसे जा रही है आई, इसके अंदर आई करंट जा रही है। यहाँ पे एक पॉइंट है पी, ये पॉइंट की डिस्टेंस इस कॉर्नर से तो आर है और ये एंगल 30 डिग्री है। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, पहला क्वेश्चन है तो मैं ही बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो किसी का भी दो वायर है यहाँ पे, मतलब दो सेमी इनफाइनाइट वायर है जिसके लिए पॉइंट एंड पे नहीं है, बीच में कहीं। तो मुझे जो मेन फॉर्मूला था ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, वो फॉर्मूला यूज करना होगा। सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए होता था, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी होती थी उस पॉइंट से वायर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। ये पहले नंबरिंग कर लो, ये फर्स्ट वायर, ये सेकेंड वायर, और मैंने दोनों वायर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये क्या किया मैंने, दोनों वायर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वायर 1 पे और वायर 2 पे। इन परपेंडिकुलर की लेंथ अगर निकालोगे तो ये लेंथ आएगा r cos 30, मतलब √3r/2, √3r/2। अमित लेट आए हो, और ये लेंथ आएगी r/2, है। तो ये दोनों लेंथ अपन ऐसा लिख सकते हैं r के कंपोनेंट करके कि लेंथ क्या क्या होगी, √3r/2 और r/2। ठीक है, एक काम हो गया। और क्या चाहिए होते थे, एंगल्स चाहिए होते थे। तो ये वाला एंगल तो यहाँ 60 डिग्री आएगा, ये वाला एंगल तो यहाँ 90 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल यहाँ 30 डिग्री आ गया, और ये वाला एंगल यहाँ फिर से 90 डिग्री। तो मैंने सारे डिस्टेंस और एंगल्स लिख दिए। अब देखो मैं वायर 1 की फील्ड लिख रहा हूँ, B1। वायर 1 की फील्ड ध्यान से देखिए, बाहर की तरफ आएगी क्योंकि करंट नीचे की तरफ है, पॉइंट लेफ्ट की तरफ। तो B1 से डिस्टेंस कितनी है, √3r/2, एक एंगल 30, एक एंगल 90। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर था फॉर्मूला, तो 4 पाई आर की जगह क्या लिखेंगे, √3r/2 साइन 30 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। पहला ये आया, एक 2 से 2 को कैंसिल हुआ और ये बच रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, सॉरी 2 नहीं, म्यू नॉट आई अपॉन √3 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 पाई आर, और ब्रैकेट में क्या बचा, साइन 30 प्लस साइन 90, मतलब साइन 30 इज 1/2, साइन 90 इज 1, सो इट इज 3/2। तो ये सिंप्लीफाई होके बचा, ऊपर एक √3 कैंसिल हो गया, तो √3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और डायरेक्शन आई डॉट में। ये 1 की फील्ड है। ऐसे में 2 की फील्ड लिखूं, B2, तो 2 से डिस्टेंस है r/2, क्या लिखूंगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r/2, एंगल कितना है 60 और 90, तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 90। फिर से वैल्यू रख दो, ये बाहर वाली चीज बच रही है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, साइन 60 मीन्स √3/2, साइन 90 मीन्स 1। तो ये इतना ही रह गया, और ये भी कहाँ है, डॉट में।
आप इसको चाहो तो ओपन करके ऐसे लिख सकते हो, इट इज √3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर डॉट में। दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है, आप ध्यान से देखो दोनों डॉट में है। तो अगर मैं नेट फील्ड निकालना चाहूँ तो नेट फील्ड इन दोनों का सम होगा, तो दोनों को ऐड कर लो, √3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और प्लस दूसरी टर्म, इसमें दो टर्म्स है। तो जो नेट फील्ड आने वाली है बी नेट, वो एक तो वो √3/4 टर्म दो बार है, तो नेट फील्ड आ गई √3/2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आप चाहो तो यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो ये कितना बचेगा √3 + 1 और आंसर आएगा डॉट। बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे कॉम्बिनेशंस की फील्ड निकालनी हो, सबसे पहले वायर की नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करने के बाद एक वायर की फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है, उस वायर से डिस्टेंस और दोनों एंगल, है ना। 3 केसेस में अपन फील्ड याद रखते हैं, एक ऐसा फाइनाइट वायर हो, मतलब जिसके बीच में कहीं पॉइंट हो, दूसरा एक लॉन्ग वायर हो, उससे किसी r डिस्टेंस पे पॉइंट हो, और तीसरा एक सेमी इनफाइनाइट वायर के एंड पे हो, तो उसका आंसर सीधा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर आता है। तो ये इसकी कैलकुलेशन है, जल्दी से लिखिए, किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके या चैट पे लिख के पूछिए। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लो बेटा आपको ना दो वायर ऐसे दिए हुए हैं, एक वायर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और एक वायर वाई एक्सिस के लॉन्ग। एक वायर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और एक वायर वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। और इस सिंबल का मतलब है कि ये आपस में टच नहीं हो रहे हैं। इसमें करंट दे रखी है, इसमें करंट कुछ I1 दे रखी है, इसमें करंट कुछ I2 दे रखी है। तो अपने पास 4 क्वाड्रेंट है ना। अपने को एक तो ये बताना है ना कि चारों क्वाड्रेंट में इनके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपसे एक्चुअली ये पूछा गया है, क्वेश्चन एक्चुअल क्या है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन on which magnetic field is 0। उस लाइन की इक्वेशन बताइए जिसपे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ये अपनी एक्स एक्सिस है और ये अपनी एज यूजुअल वाई एक्सिस, ठीक है। तो उस लाइन की इक्वेशन बताइए जिससे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। दो वायर की फील्ड मिलके 0 तभी हो सकती है जब उन पॉइंट्स पे वायर्स की फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में ऑपोजिट हो। तो मैं चारों पॉइंट को सेपरेटली स्टडी कर रहा हूँ। मान लो कोई पॉइंट इस क्वाड्रेंट में होगा, सब लोग चेक करेंगे कि इस पॉइंट में वायर 1 की फील्ड डॉट में है, B1 कहाँ है डॉट में, और B2 कहाँ है क्रॉस में। सब लोग ध्यान से चेक करो, हैंड रूल यूज करके करंट को थंब की डायरेक्शन में, फिंगर्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, तो आपका जो पाम है वायर 1 के लिए बाहर आएगा, वायर 2 के लिए अंदर आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों की फील्ड पता चल गई कि 1 की फील्ड डॉट में है, 2 की फील्ड क्रॉस में है। इधर की तरफ आके देखते हैं, इधर की तरफ 1 की फील्ड डॉट में है और 2 की फील्ड ये भी डॉट में है। अभी ध्यान से देखते चलो कैसे डिसाइड करेंगे, दोनों की फील्ड डॉट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में 1 की फील्ड क्रॉस में है और 2 की फील्ड डॉट में। हैंड रूल यूज करके अपन देख सकते हैं, वाई एक्सिस वाले वायर के राइट में जो भी पॉइंट होगा, वाई एक्सिस मतलब वायर 2 के राइट में क्रॉस आएगा, लेफ्ट में डॉट आएगा। वायर 1 में ऊपर देखोगे तो ऊपर डॉट आएगा, नीचे क्रॉस आएगा। और ये जो B1 है यहाँ पे ये क्रॉस है, और जो B2 है यहाँ पे ये भी क्रॉस है। तो आप ध्यान से देखिए कौन कौन से क्वाड्रेंट में फील्ड 0 हो सकती है। तो आपको कि सर ऐसा तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है और थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कभी भी फील्ड 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां दोनों वायर्स की फील्ड
सेम डायरेक्शन में। तो अपना आंसर होगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट का। लेकिन अपने से पॉइंट नहीं पूछा, अपने से क्या पूछा, इक्वेशन क्या होगी। तो मैं साइड में एक बार रफ डायग्राम फिर से बना रहा हूँ इनका, कि मान लो बेटा वो ये पॉइंट है ना, वो पॉइंट P है, उसकी वायर 1 से डिस्टेंस और वायर 2 से डिस्टेंस, मान लेते हैं वो पॉइंट जनरल पॉइंट x, y है। तो ये डिस्टेंस y होगी, ये डिस्टेंस x होगी। x किससे डिस्टेंस है, I2 वायर से, y किससे डिस्टेंस है, I1 वायर से। तो आप चाहते हो कि फील्ड जीरो हो जाए, इसका मतलब डायरेक्शन में अपोजिट होने के साथ b1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू b2 का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तभी वो फील्ड जीरो हो जाएगी। b1 का मैग्नीट्यूड, वायर 1 की फील्ड y डिस्टेंस पे, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई y इज इक्वल टू b2 की फील्ड। b2 की फील्ड ध्यान से देखिए, यहाँ से I2 वायर से डिस्टेंस कितनी है, x, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई x, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हुआ। यहाँ से इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इंटू x। तो एक पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, आप ध्यान से देखो, तो y इक्वल टू mx करके एक स्ट्रेट लाइन बनी, इस पूरी की पूरी यहाँ से ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन होगी। इस स्ट्रेट लाइन पे जो भी पॉइंट होगा, ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप I1 अपॉन I2 होगा, इस स्ट्रेट लाइन पे जो भी पॉइंट होगा उन सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। मैंने सिंपल क्या किया, मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा, बड़ा साफ साफ दिख जाता है कौन कौन से क्वाड्रेंट पे फील्ड जीरो है ना। तो मैंने उस पर एक जनरल पॉइंट मान लिया x, y, मतलब उसकी वायर 1 से डिस्टेंस पता है, वायर 2 से डिस्टेंस पता है, दोनों की फील्ड डायरेक्शन में अपोजिट है, अगर मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हो जाए तो नेट फील्ड जीरो हो जाएगी। ठीक, जल्दी नोट कीजिए, 1 मिनट दे रहा हूँ लिखने के लिए। कोई डाउट है तो चैट पे लिख के या अनम्यूट करके पूछिए। ठीक है, फिर मैं एक एक टाइप पे कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, है ना, बाकी आपके खूब सारे क्वेश्चन होगा मैं दे दूंगा। जैसे एक क्वेश्चन है ऐसा पूछेंगे आपसे, वायर कहीं बेंड करके ऐसा दिया है कि एक वायर सिस्टम ऐसा है और एक वायर सिस्टम ऐसा है। मतलब दो इनफाइनाइट वायर थे, वो बेंडेड है, करंट इस तरह से दिखा रखी है ना? दोनों की करंट, इसकी करंट मान लेते हैं आई है, इसकी करंट मान लेते हैं 2i, और अपना पॉइंट यहाँ है P। इस पॉइंट की इस वायर से डिस्टेंस भी a है, मतलब इस कॉर्नर से डिस्टेंस भी a है और इस कॉर्नर से डिस्टेंस भी a है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताइए। सुनो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूंगा, ये भी आप सुनिए। अब देखो बेटा, सबसे पहले मुझे किन वायर्स की फील्ड बतानी आती है, तो फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर और सेमी इनफाइनाइट वायर के एंड पे पॉइंट हो तो मैं ना इस पूरे सिस्टम को 4 वायर में ब्रेक कर लूंगा, 1 2 3 4। ये चारों सेमी इनफाइनाइट वायर्स हैं जिनके कारण अपन पी पॉइंट पे फील्ड बता सकते हैं। और आप बहुत ध्यान से देखिए कि पी पॉइंट पे 1 की फील्ड जीरो होगी और 4 की फील्ड जीरो। पी पॉइंट पे वायर 1 और वायर 4 की फील्ड जीरो होगी क्योंकि these points are at axis, these points are at axis। ये पॉइंट्स कहाँ है, वायर की एक्सिस पे है, तो इन पॉइंट्स पे वायर के कारण, इस पॉइंट पे वायर करंट फील्ड क्या होगी, जीरो। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर कोई पॉइंट स्ट्रेट वायर की एक्सिस पे होता है
तो उसके कारण स्ट्रेट वायर के कारण फील्ड वहां पे क्या होती है, 0। तो इसके लिए ये कहाँ आ गया, इसकी एक्सिस पे, इसके लिए भी कहाँ आ गया, एक्सिस पे। तो इनकी फील्ड तो गई 0। अब कौन कौन सी फील्ड बचती है, 2 की और 3 की, बस दोनों को लिख के ऐड करना है। तो B2 सब लोग ध्यान से देखिए, B2 करंट ऊपर की तरफ है, पॉइंट राइट साइड है, फील्ड अंदर आ रही है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, I करंट है, A डिस्टेंस पे। सेमी इनफाइनाइट फील्ड का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। तो 4 पाई R की जगह A और डायरेक्शन है क्रॉस। B3 करंट 2I है ना, करंट नीचे की तरफ है, पॉइंट इस तरफ है, तो इसकी फील्ड भी कहाँ आ रही है, अंदर। इसकी फील्ड भी कहाँ आ रही है, अंदर। दोनों की फील्ड अंदर आ रही है। तो म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई A क्रॉस में, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A क्रॉस। दोनों फील्ड क्रॉस में है, तो जो नेट फील्ड आएगी वो आएगी B2 प्लस B3, क्योंकि B1 B4 तो 0 है, तो 1/2 प्लस 1/4 इज 3/4। So it is 3/4 म्यू नॉट I अपॉन, यह। तो ऐसे मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि कभी भी ऐसे मल्टीपल वायर्स के सिस्टम हो तो आप वायर को अलग अलग नंबरिंग कर लो, हर वायर की फील्ड सेपरेटली देख के उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन आपको दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक ऐसा लूप है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है ना, I करंट फ्लो हो रही है, loop in the shape of equilateral triangle of side A है। तो आपको इसमें फील्ड बतानी है 2 पॉइंट पे, नेट फील्ड, एक इसका सेंटर सेंट्रॉइड C, और एक ये वाला वर्टेक्स P। 2 पॉइंट्स पे आपको फील्ड बतानी है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट, पहला सेंटर C, दूसरा वर्टेक्स P। और आपका आंसर आएगा ना उसमें, ले देखिए कुछ कोफिशिएंट आएगा म्यू नॉट I अपॉन पाई A का, तो वो कोफिशिएंट मार्क करना है कि इनमें म्यू नॉट I अपॉन पाई A का कोफिशिएंट क्या होगा। कि ट्रायंगुलर लूप है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है, जिसका साइड A है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I, एक इसके सेंट्रॉइड पे फील्ड बतानी है और एक हमें पॉइंट P पे फील्ड बतानी है, P इसका एक कॉर्नर। तो म्यू नॉट I अपॉन पाई A का जो कोफिशिएंट आएगा दोनों में, वो आपको चैट बॉक्स में लिखना है। बिल्कुल मैं जैसा आपको सिखाया है वैसे ही, कि आप इसको 3 वायर्स मान सकते हो, 3 वायर्स का कॉम्बिनेशन है। एक वायर की फील्ड निकालनी आपको आती है फाइनाइट वायर की, 3 की निकालिए और ऐड कीजिए। देखो मैं क्या करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं सी पॉइंट को बताता हूँ। सी पॉइंट पे आप ध्यान से देखिए, इन तीनों के कारण फील्ड होगी। एक वायर मतलब आप वायर की नंबरिंग कर लो, तो ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, ये वायर 3 है। तो सी पॉइंट पे तीनों वायर की फील्ड होगी, है ना। तीनों से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकता हूँ, है ना, और तीनों से मैं एंगल्स लिख सकता हूँ। अच्छा एक चीज ध्यान से देखिए भी, अपन किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, फॉर पॉइंट सी, कि तीनों के तीनों पॉइंट पे सी की फील्ड सेम होगी, है ना। आप ध्यान से देखो, सी के रिस्पेक्ट में तीनों साइड्स आइडेंटिकल हैं और तीनों कारण फील्ड बाहर है, तीनों वाइड की फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ आ रही है। तो जो आप लिखोगे बी पॉइंट पे फील्ड, वो अगर मैं लिखूं कि फॉर पॉइंट सी, तो B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3।
है ना। तो पॉइंट सी पे तीनों के फील्ड सेम है, पॉइंट सी पे तीनों के फील्ड सेम है, b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू b3, और इसको मैं b वेक्टर लिख सकता हूँ। इस पॉइंट पे तीनों के फील्ड सेम है और नेट फील्ड जो है वो उसको मैं b लिख सकता हूँ। तो जो नेट फील्ड आएगा वो तीनों का सम होगा। आप ध्यान से देखिए, तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम आएगा। हाँ? तो मैं नेट फील्ड को क्या लिखूंगा बेटा, 3 टाइम्स b। नेट फील्ड को क्या लिखूंगा, 3 टाइम्स b। तो मैं किसी एक की फील्ड निकाल लूं और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो देखिए, एक की फील्ड, मान लो मैं 1 की फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो 1 की फील्ड निकालने का मतलब होता है तो ये डिस्टेंस बताओ और दूसरा ये एंगल्स बताओ। ये एंगल थीटा और थीटा, तो ये एंगल तो 60-60 डिग्री होते हैं। और ये डिस्टेंस मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि ये जो डिस्टेंस आएगी, आप ज्योमेट्री में जानते भी हो, सेंट्रोइड जो होता है वो एक मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू √3/2a। तो ये साइड आ रही है a/2√3। वो डिस्टेंस कितनी आ रही है, a/2√3। तो मैं अगर बी नेट लिख रहा हूँ तो बी नेट का आंसर होगा 3 इंटू बी। बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। तो 4πr की जगह a/2√3, है ना। ये क्या लिखा, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, मतलब साइन 60 प्लस साइन 60। म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, मतलब साइन 60 प्लस साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बचेगा 3 म्यू नॉट आई अपॉन 3√3। एक्चुअली ऊपर एक 3 और आ गया, ये ऊपर जाएगा, अपॉन 2πa साइन 60 प्लस साइन 60, मतलब √3/2 प्लस √3/2, मतलब √3। ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 बच जाएगा। तो 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। तो यहाँ से कितना आया, 9 म्यू नॉट आई अपॉन 2πa, और डायरेक्शन आएगी डॉट, है ना। ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि 3 वायर हैं, तीनों की फील्ड सेम होगी पहले तो नेट फील्ड जो आएगी वो 3p आएगी। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात क्या सोचनी है कि एक वायर की फील्ड कैसे निकालेंगे। तो एक वायर की फील्ड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए और दोनों एंगल्स पता होने चाहिए। तो मैंने डिस्टेंस और दोनों एंगल्स को मार्क कर दिया और फिर अपन ने अपना फॉर्मूला लगा लिया। ठीक। अब मान लो मुझे पी पॉइंट पे बताना है। पॉइंट पी के लिए, तो बेटा पॉइंट पी के लिए ना आप ध्यान से देखो, वायर 2 और वायर 3 की फील्ड 0 होगी। For point P, the magnetic field of wire 2 and wire 3 will be 0. क्यों 0 होगी, क्योंकि वो पॉइंट उन दोनों वायर्स की एक्सिस पे, तो पॉइंट कहाँ है, उन दोनों वायर की एक्सिस पे। तो P पॉइंट पे सिर्फ किसकी फील्ड होगी, वायर 1 की। तो ये वायर 1 है और ये अपना पॉइंट P बचा, है ना। मेथड वही, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होती है, √3/2a, और ये एंगल्स मार्क करते हैं। वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल ये 30-30 डिग्री होता है, 30 डिग्री और 30 डिग्री। सिर्फ एक की फील्ड होगी, है ना। तो आप लिखोगे कि जो नेट फील्ड आएगी ना, बी नेट, इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4π√3/2, 4πr साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, मतलब साइन 30 प्लस साइन 30, मतलब 1/2 प्लस 1/2, तो 1 हो गया। तो ये आ गया बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2√3π। कितना आ गया, म्यू नॉट पाई अपॉन 2√3π। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा ये आएगा 1/2√3। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 9/2, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 1/2√3। जल्दी से नोट कीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है तो चैट पे लिख के या म्यूट करके पूछिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ऐसा ही ऑलमोस्ट, वो आपको बताना है। अब आप शायद वो क्वेश्चन कर पाओ। एक ही पार्ट दूंगा, इसको 2 पार्ट में दूंगा। स्क्वायर है,
है ना। इसमें करंट जा रही है, स्क्वायर लूप है, आई करंट, स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए, साइड ए वाला स्क्वायर लूप है। तो आपसे पूछा है फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर। फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन, मैंने कहा था मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब फील्ड ही होती है एट द सेंटर ऑफ द लूप, लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन बताइए। वापस आपका आंसर जो है वो कोफिशिएंट ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए की फॉर्म में होना चाहिए। तो जो कोफिशिएंट है वो आपको चैट बॉक्स में लिखना है। म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए का कोफिशिएंट आपको चैट बॉक्स में लिखना है। लिखिए। चलिए देखिए, हो सकता है सॉल्व कर रही है, कुछ कह नहीं सकते, बट मुझे ऐसा यस नो उसने नहीं लिखा तो मैं यही मानूंगा वो सो गई। एक तो 4 वायर हैं, 1 2 3 4। अपना मेथड फिक्स, पहले सबसे पहले नंबरिंग कर ली, फिर ध्यान से देखिए तो सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में चारों वायर एक जैसे हैं, तो चारों की फील्ड लिख के अपने को ऐड करनी है। तो बी नेट इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, बी नेट इज इक्वल टू 4 इंटू बी वन प्लस बी2 प्लस बी3 प्लस बी4 को मैं 4b1 लिख सकता हूँ। अब मुझे 1 की फील्ड बतानी है, तो एक तो ये डिस्टेंस चाहिए होता है, दिस डिस्टेंस इज a/2, और ये दोनों एंगल चाहिए मुझे, स्क्वायर है ना, ये दोनों एंगल कितने आएंगे, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ये 4 इंटू बी वन का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर की जगह a/2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, मतलब साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, है ना, लिख दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 4 में से एक और 2 कैंसिल हो गया, तो ये रन रहा है यहाँ से 2 म्यू नॉट अपॉन पाई ए ब्रैकेट के बाहर वाली, और 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये √2 हो गया। So it is 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, और डायरेक्शन इस डायग्राम अकॉर्डिंग क्या आएगी, डॉट में। तो अपना जो कोफिशिएंट था वो आ गया 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। 10 सेकंड दे रहा हूँ इसको लिखने के लिए, जिसको लिखना हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने सॉल्व ही कर लिया था, है ना। 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, सिंपल सा था। एक क्वेश्चन में और दे रहा हूँ, वो मैं ही बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। फाइंड magnetic field at the center of a regular polygon of side A. Find the magnetic field at the center of a regular n-sided polygon of side length A and having a current I through it, है ना। मतलब अपने पास एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी साइड ए है और वो एन साइड का पॉलीगन है, तो हमें उसके सेंटर पे ना मैग्नेटिक फील्ड बतानी है ना। क्वेश्चन समझ में आया। जब एक जनरल क्वेश्चन दे रहा हूँ, एन साइड का पॉलीगन है, मतलब n इक्वल टू 3 होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, n इक्वल टू 4 होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, n इक्वल टू 5 होगा तो रेगुलर पेंटागन होगा, n इक्वल टू 6 होगा तो रेगुलर हेक्सागन। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ रेगुलर n साइडेड पॉलीगन ऑफ साइड लेंथ a एंड हैविंग करंट I थ्रू। तो देखो ध्यान से, ये बात तो समझ में आती है कि कोई भी पॉलीगन होगा, अगर उसके सेंटर पे फील्ड निकालनी है
तो हर साइड की फील्ड ऐड होगी और हर साइड की फील्ड इक्वल भी होगी, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो हर साइड उसके लिए सेंटर के एस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा, तो हर साइड की फील्ड सेम आने वाली है ना। ये मुझे पता चल गया कि जो अपना आंसर होगा बी नेट इज इक्वल टू एन टाइम्स बी वन है ना। अगर एक साइड को मैं 1 मान लूंगा तो ऐसे ही जो n साइड्स होंगे सबकी फील्ड लिख के ऐड होने वाली है, तो अपना आंसर जो आएगा वो n टाइम्स b1 आएगा, ये तो फिक्स है ना। तो पूरी की पूरी कहानी यही b1 कैलकुलेट करने की होने वाली है कि b1 होगा कितना, कि एक साइड की फील्ड कितनी होगी, जितनी भी होगी उसे मैं n से मल्टीप्लाई। तो देखिए ध्यान से एक साइड की फील्ड कैसे निकालेंगे। ये मान लो एक साइड है, कोई सी भी पॉलीगन हो उसका ये एक साइड है ना? ये उसका सेंटर है। एक तो अपने को ये डिस्टेंस चाहिए होती है और एक अपने को ये एंगल चाहिए। ये डिस्टेंस r है। अच्छा ये लेंथ a पता है और अपने को इसके साथ साथ पता है बेटा एंगल। एक n साइड का पॉलीगन है ना, तो ईच साइड विल मेक अ एंगल 2 पाई बाय n है ना। हर साइड क्या एंगल बनाएगी 2 पाई बाय n। तो ये एंगल और ये एंगल कितने होंगे पाई बाय n और पाई बाय n। अगर वो n साइड का पॉलीगन है तो एक साइड सेंटर पे जो टोटल एंगल बनाएगा, दिस इज सेंटर, सेंटर पे जो टोटल एंगल बनाएगा वो होगा 2 पाई बाय n, तो उसका आधा एंगल क्या होगा पाई बाय n और पाई बाय, है ना। तो ये एंगल तो पता चल गया, बाकी बचती है डिस्टेंस। आपको दिख रहा होगा डिस्टेंस को मैं यहाँ tan थीटा से लिख सकता हूँ। अगर मैं आपसे लिखूं कि tan पाई बाय n कैन बी रिटन एज r अपॉन a बाय 2, मतलब 2r अपॉन a, तो यहाँ से r क्या आ जाएगा a बाय 2 tan पाई बाय n। तो a और n की टर्म में मैंने r लिख लिया और एंगल तो पता है सही, बस वैल्यू रख दो। तो n इंटू बी वन की वैल्यू रखनी है भैया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r होता था, 4 पाई r की जगह a बाय 2 tan पाई बाय n, ठीक। ये उल्टा लिख दिया मैंने रेशियो से, एक मिनट, ये रेशियो मैंने इधर उल्टा लिख दिया, tan पाई बाय n इज इक्वल टू a बाय 2 बाय r होगा, सॉरी tan पाई बाय n इज इक्वल टू a बाय 2r होगा, तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी a बाय 2 tan पाई बाय n। तो 4 पाई r की जगह a बाय 2 tan पाई बाय n, tan पाई बाय n इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दोनों थीटा पाई बाय n है, तो साइन पाई बाय n प्लस साइन पाई बाय n, ये आ गया 2 साइन पाई बाय n। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 10 पाई बाय n ऊपर जाएगा, तो आंसर आया n म्यू नॉट आई अपॉन पाई a साइन पाई बाय n tan pi by n। This is magnetic field at the center of n-sided polygon. Mu naught n mu naught pi a mu naught I upon pi a sin pi by n tan pi by n। जैसे आप इसमें वैल्यूज रख के देख सकते हो। अगर मान लो n इक्वल टू 3 रखते हैं, देखो क्या बन रहा है 3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए साइन पाई बाय n, मतलब साइन पाई बाय 3 विच इज रूट 3 बाय 2 इंटू टेन पाई बाय n मतलब रूट 3। देखो ध्यान से 9 बाय 2 बन गया, जो आपको पहला आंसर आया था। तो ऐसे अपन किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए ये फॉर्मूला चाहो तो ध्यान रख सकते हो। अगर एक रेगुलर पॉलीगन है ए साइड वाला, तो उसके थ्रू आई करंट है तो उसके सेंटर पे फील्ड क्या होगा। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, कई बार क्या करते हैं इसमें ट्रैप लगा देते हैं। ट्रैप क्या लगाते हैं कि आपने तो एक ही टर्म में याद कर लिया ए साइड लेंथ है, कई बार वो क्वेश्चन क्या दे देंगे ना कि एन लेंथ की वायर से एक पॉलीगन बनाया गया एन साइड का, तो वहां बस ये सोचना पड़ेगा कि एल साइड लेंथ नहीं है, एल टोटल वायर की लेंथ। तो अगर एन साइड का पॉलीगन है तो एन इंटू ए हो जाएगा एल, क्या हो जाएगा एन इंटू ए नंबर ऑफ साइड्स इंटू एक साइड की लेंथ इक्वल टू टोटल लेंथ होगा। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना,
सवाल में कि जो साइड लेंथ दे रखी है या टोटल वायर की लेंथ दे रखी है ना। कई बार टोटल वायर की लेंथ देगी तो आपको ए निकालना पड़ेगा, सिंपल ए इंटू एन इज इक्वल टू एल करके, तो ए की वैल्यू एल बाय एन आ जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये अगर रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला आप ध्यान रखो तो कई बार ये जो पीछे आपने क्वेश्चंस किए थे ऐसे डायग्राम बना ये आपसे बहुत इजीली हो जाएंगे। ट्रायंगल के, स्क्वायर के, हेक्सागन के, ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। जल्दी नोट कीजिए, 1 मिनट दे रहा हूँ, कोई डाउट है तो चैट पे लिख के या अनम्यूट करके पूछिए। चलिए, ये पॉलीगन टाइप के सवाल हो गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन से बस फॉर्मूला तो हो गया खत्म। ऐसे ना दो वायर रखे हुए हैं, लॉन्ग वायर्स हैं और ऐसा पेज के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। दो लॉन्ग वायर्स हैं, पेज के परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर्स हैं, लॉन्ग वायर्स kept perpendicular to plane। इसमें करंट I है और इसमें करंट 4I है। दोनों में करंट आपको पता है, एक में करंट अंदर की तरफ I है, एक में करंट अंदर की तरफ 4I है। और इनके बीच की डिस्टेंस कुछ 100 सेंटीमीटर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 सेंटीमीटर। ये इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन है। तो आपसे पूछा गया है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम wire of current I magnetic field will be zero, magnetic field will be zero on given line। At what distance from the wire of current I magnetic field will be zero on the given line। सॉल्व कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में भी किया, तो यहाँ भी ये भी सोचिएगा लाइन वो पॉइंट कौन सी तरफ आएगा, अंदर आएगा कि बाहर आएगा, ये भी सोचना। चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको कुछ चीज सिखा रहा हूँ, वो काफी काम की है, तो उसको समझिए। वो आपको ऐसे आता है, ऐसा डिस्कशन अपने पहले भी किया हुआ है, फिर भी एक बार और करेंगे। इसमें क्रॉस और ये भी क्रॉस, इसमें करंट आई है, इसमें करंट 4I है। सबसे पहले दोनों वायर की नंबरिंग कर लेते हैं। इस वायर को मैं 1 नाम देता हूँ, इस वायर को मैं 2 नाम देता हूँ। मेरे पास 3 रीजन हैं। रीजन 1 मतलब इसके लेफ्ट वाला रीजन, रीजन 2 मतलब इनके बीच वाला रीजन, और रीजन 3 मतलब ये बाहर वाला रीजन। मुझे ना इन तीनों रीजंस में मतलब इस लाइन पे बताना है कि 1 की फील्ड कहाँ होगी और 2 की फील्ड कहाँ होगी। तो बताने का सिंपल सा मेथड होता है, या तो राइट हैंड पाम रूल से या आप सीधे क्रॉस से भी सोच सकते हो। तो पहले मैं 1 की फील्ड बता रहा हूँ तीनों जगह पे। इस पॉइंट पे 1 की फील्ड बता रहा हूँ। बेटा 1 की फील्ड क्रॉस है, तो क्रॉस मतलब कैसी होगी, क्लॉकवाइज फील्ड। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज फील्ड ऐसे आएगी, परपेंडिकुलर तो आनी ही है, क्रॉस है तो क्रॉस की फील्ड कैसी आएगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ये B1 ऊपर हो। 2 पे, रीजन 2 में सोच के देखो, क्रॉस है, क्रॉस मतलब इसकी फील्ड कैसी आएगी, क्लॉकवाइज। तो 1 की फील्ड क्लॉकवाइज मतलब अभी नीचे आएगी। और रीजन 3 भी इस तरफ है, तो इस तरफ भी 1 की फील्ड कैसे आएगी, नीचे। आप क्रॉस से भी देख सकते हो या सीधा राइट हैंड पाम रूल से देख सकते हो कि हाथ को उधर रखा, पॉइंट पता है तो फील्ड के लिए नीचे, है ना। ये B1 की फील्ड मैंने तीनों पॉइंट्स पे ड्रॉ कर दी। तीनों पॉइंट्स कहूँ या तीनों डिफरेंट टाइप के लोकेशन के पॉइंट्स। अब मैं B2 की फील्ड मार्क कर रहा हूँ। B2 ये रहा, है ना? इसमें करंट कैसी है, क्रॉस।
क्रॉस है मतलब इसकी फील्ड भी कैसी आएगी, क्लॉकवाइज। कैसी आएगी, क्लॉकवाइज है। क्रॉस है, क्रॉस मतलब इसके चारों तरफ भी फील्ड कैसी होगी, क्लॉकवाइज, है ना। ऐसा मतलब इधर ऊपर और इधर नीचे, तो मैं वही मार्क कर रहा हूँ। तो इधर की तरफ B2 एक ही तरफ है ना, इधर की तरफ B2 और इधर की तरफ B2। तो आप ध्यान से देखिए, वापस वही कहानी है कि रीजन 1 और रीजन 3 में तो दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो कभी कैंसिल नहीं हो सकते, है ना। तो कैंसिल कहाँ होंगे, बीच में कहीं। कैंसिल कहाँ होंगे, बीच में कहीं, है ना। मतलब अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है तो अपन कहेंगे कि इन दोनों वायर के बीच कहीं फील्ड जीरो होगी। और कहाँ जीरो होगी, जहाँ ये B1 B2 इक्वल हो जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही कंसेप्ट तो वहां भी था कि दोनों चार्ज अगर सेम साइन के हैं तो बीच में फील्ड जीरो होती है। अगर दोनों चार्ज अपोजिट साइन के हैं तो फील्ड बाहर कहीं जीरो होती है और छोटे वाले चार्ज के पास होती है। तो यहाँ बिल्कुल वैसा ही है, अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में होती है तो उनके बीच कहीं फील्ड जीरो होती है। अगर दोनों वायर में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो बाहर जीरो होती है। किसके पास होती है, हमेशा कम करंट वाले वायर के पास। अब हम निकाल लेते हैं, हमें ये पता चल गया कि फील्ड जीरो कहीं बीच में ही होगी। अब मैं ये बार बार नहीं करूंगा, मुझे जैसे ही दिखेगा दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है, मैं सोच लूंगा अपना वो पॉइंट बीच में आ जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ फटाफट। ये एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट था, एक बार एनालिसिस कर लिया। अब अपन तुरंत बता सकते हैं कि मान लो पॉइंट यहाँ है, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस 100 माइनस, दोनों की फील्ड लिख के डायरेक्शन तो चेक कर ली, डायरेक्शन ऑलरेडी ऑपोजिट है। तो इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन लॉन्ग वायर है तो 2 पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 आई अपॉन 2 पाई 100 माइनस एक्स। तो चीजें कैंसिल हुई, उसको कैंसिल कीजिए। तो यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैंसिल हो रहा है, ये बच रहा है 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 बाई 100 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। x किससे डिस्टेंस मानी थी, आई से। देखो ध्यान से, कम करंट वाली वायर के पास आया है, इससे डिस्टेंस 20 है तो 4i वाले से डिस्टेंस क्या आएगा, 80। तो इस उसी सेम लॉजिक से अपन ये क्वेश्चन भी, इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, जल्दी से लिख लीजिए। कोई डाउट है तो चैट पे लिख के या अनम्यूट करके पूछिए। एक चीज ना यहीं पे और देख लीजिए, मैं साइड में बता दे रहा हूँ, कई बार ना इस चीज को ग्राफिकली प्लॉट किया जाता है कि आपसे कहेंगे इस फील्ड का ग्राफ बना दीजिए। ध्यान से देखिए, मान रहा हूँ ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे की डायरेक्शन निगेटिव है। ध्यान से देखना, ये आई है और ये 4i है। तो ध्यान से देखो, जब आई वाले के लेफ्ट में है तो नेट फील्ड ऊपर है, मतलब ऊपर मतलब मान लेते हैं पॉजिटिव साइड में। अच्छा, बहुत दूर तो फील्ड जीरो होगी, है ना। और जब वायर 1 के बहुत पास आ जाएंगे उधर की तरफ, तो फील्ड टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगी। तो जब आप इस साइड में रहोगे तो फील्ड ऐसे जीरो से शुरू होगी और टेंडिंग टू ऐसा इंफिनिटी जाएगी। 1 के बहुत पास आएंगे तो B1 की फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, जैसे ही वायर क्रॉस करके इधर आए, अभी यहाँ इसके बिल्कुल पास जब तक रहोगे ना, बिल्कुल पास, मानो 1 सेंटीमीटर दूर, तब तक 1 की फील्ड ही डोमिनेट करेगी। तो 1 की फील्ड कहाँ है, यहाँ पे नीचे निगेटिव में। तो ग्राफ फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा और एक पॉइंट पे आपने देखा फील्ड जीरो हो जाती है ना, तो यहाँ पे कहीं ये जीरो होगा। और फिर इधर जाओगे जब वायर 2 के बहुत पास, तो 2 की फील्ड डोमिनेट करेगी। तो यहाँ से लगभग लगभग ऐसा ऐसा अप्रोक्सीमेट ग्राफ है ये। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसा जाएगा। क्लियर, कर्व मैंने गलत किया, ये लगभग ऐसा ऐसा। और फिर जब वायर 4i के इधर जाएंगे तो फील्ड नीचे है, नीचे मतलब वापस यहाँ इंफिनिटी से स्टार्ट होगा। इसी एनालिसिस पे बेस्ड आप ये ग्राफ स्टडी कर सकते हो कि ये वो पॉइंट है जहाँ फील्ड जीरो, अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड मानूं तो ये पॉइंट है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। इधर की तरफ फील्ड ऊपर की तरफ, ऊपर पॉजिटिव मान लिया, नीचे नेगेटिव मान लिया।
इसके बिल्कुल पास फील्ड नीचे की तरफ, इसके बिल्कुल पास फील्ड ऊपर की तरफ, और इस पॉइंट पर फील्ड 0। ये पॉइंट कहाँ है? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो कई बार इसी जो एनालिसिस मैंने आपको बताया, इसी को यूज करके ऐसे ग्राफ दिए होते हैं कि इस बताओ इस सिस्टम के लिए कौन सा ग्राफ सही है, तो ये वाला ग्राफ सही है, ऐसा। तो ग्राफ के लिए आपको फील्ड की डायरेक्शन ही देखनी होगी कि फील्ड कौन से रीजन में किस तरफ। 10x का नहीं है, लेकिन वो 10x टाइप का हो सकता है, 10x का नहीं है वो ग्राफ। और ये ग्राफ सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है। ऐसा आपको कभी भी इस तरह के 2 वायर के सिस्टम में ग्राफ पूछा जाएगा, आपको ये जो एनालिसिस मैंने देखा बताया है कि कौन से पॉइंट पे फील्ड कहाँ होगी और कितनी होगी, ये आपको करके ही ग्राफ को मार्क करना पड़ेगा कि कौन सा ग्राफ सही है। जल्दी लिखिए। दस सेकेंड और दे रहा हूँ, जिसको लिखना है लिख लो, स्क्रीन शॉट ले लो। जल्दी इसको नोट कर लीजिए, तो फटाफट 10 सेकेंड में लिख लो। वैल्यू लिखनी, लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन ही है, फॉर्मूला बता दिया तो क्वेश्चन ही नेक्स्ट टाइम पर सर्कुलर वायर की फील्ड सीखना है। आपके पास ना ऐसे 2 वायर दिए हुए हैं, क्रॉस और क्रॉस में, दोनों में करंट सेम है, आई और आई, और इन दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस 2a दे रखी है। ये पॉइंट यहाँ है, पॉइंट P, ये इन दोनों वायर्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। पॉइंट P कहाँ है? इन दोनों वायर्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मतलब ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, और ये डिस्टेंस x दे रखी है। तो आपसे पूछते हैं फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पे नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझना वरना लोचा हो जाएगा। P पॉइंट पे फील्ड बतानी है, तो P पॉइंट को इससे मिलाया, ये रहा आपका R वेक्टर, और ये क्रॉस है ना? क्रॉस है मतलब इसकी फील्ड कैसी आएगी? क्लॉकवाइज, इसके परपेंडिकुलर, जो लाइन बनाई है इसके परपेंडिकुलर। वैसे ही मैं आपसे पूछूं इस दूसरे वाले वायर की फील्ड, तो इसको यहां से मिला दीजिए, और ये भी क्रॉस है, तो इसकी फील्ड भी कहाँ आएगी? क्लॉकवाइज, मतलब इधर, इसके परपेंडिकुलर। कई बार गलती से क्या करते हैं लोग, ये ब्लू वाले एरो को ही ग्रीन वाले पे बना देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एक्चुअल डायग्राम तो ये कि मैंने उन दोनों की फील्ड को ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये दोनों अलग अलग लाइन पे है सबके सब। अब मुझे ना इनका रिजल्टेंट निकालना है, मुझे करना है इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो भैया कंपोनेंट करके ही रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। अपने को इसका रिजल्टेंट निकालना है कि इनकी नेट फील्ड क्या है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो बाइसिमेट्री ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा है, और ये एंगल अगर मैं कहूँ 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? सोच के देखो, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो पहले तो आप ये एंगल लिख लो। चलो, ये एंगल, तो ये एंगल कितना हुआ? थीटा, है ना? ठीक, तो ये एंगल किसी एक के निकाल लो, दूसरे का भी वैसा ही आएगा, एक का निकाल लो, और ये एंगल पूरा थीटा, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये जो ब्लू वाले का एंगल बचा, ये कितना आएगा?
90 डिग्री माइनस थीटा, कितना बचा 90 डिग्री माइनस थीटा। वैसा ही आप हॉरिजॉन्टल वाले का भी लिख सकते हो, ग्रीन वाले का। ये एंगल थीटा है तो वो हॉरिजॉन्टल वाले के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये जो दो वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए हैं ना, मैं अलग से हॉरिजॉन्टल लाइन पे उन दोनों की डायरेक्शन लिख रहा हूँ कि जो ऊपर वाला वेक्टर है ये भी इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल पे है, और ये जो नीचे वाला वेक्टर है ये भी इस हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल। दोनों के एंगल कितने हैं 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा। डायग्राम से एंगल समझना ध्यान से खुद से, ठीक है। अब अपने को इनका रिजल्टेंट है ना, अब हमने क्या करना है इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है इधर की तरफ कॉस इधर की तरफ साइन, लेकिन वो 90 माइनस थीटा है तो इधर की तरफ फील्ड आएगी बी नेट इज इक्वल टू 2b cos 90 degree minus theta which is sin theta, that is 2b sin theta। और इधर की तरफ आएगा इसका b cos theta और इधर की तरफ आएगा इसका b cos theta, और वो कैंसिल हो रहा है। तो ये कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है और ये कंपोनेंट ऐड हो रहा है, तो दोनों की फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल आएगी बाई सिमेट्री। तो जो नेट फील्ड बनेगी इस केस में, नेट फील्ड वो क्या बनेगी 2b sin theta, क्या बनेगी 2b sin थीटा, जहां b क्या है एक वायर की फील्ड। अच्छा ये डिस्टेंस a है ये x है तो इसको मैं r लिख देता हूँ। अब देखो मैं b लिख रहा हूँ, लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर कारण फील्ड कितनी होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ये लिख दिया मैंने, b की वैल्यू इंटू साइन थीटा, इस ट्रायंगल में साइन थीटा देखिए p बाय h मतलब x बाय r, p बाय h मतलब x बाय r, इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा इज इक्वल टू x बाय r। ध्यान देखिए r से r कैंसिल हुआ और ये सॉल्व होके आया म्यू नॉट आई एक्स अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो इट इज म्यू नॉट आई एक्स अपॉन पाई आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, चेक कीजिए, कोई डाउट है तो चैट पर लिख के या अनम्यूट करके पूछिए। आज की क्लास यहीं फिनिश करेंगे, जो लोग ये लिख लें वो ब्रेक ले सकते हैं।